बड़ी जी कह रही थी कि मुझे कह रहा छन्नी ने 3 साड़ी भेजी थी कि एक नंदनी भाभी के लाने, एक भाई के लाने और एक मेरे लाने। तो भाई ये तो दे रही थी, नंदनी ये दे रही थी। बाद में चलो चाची लेट आई उतर के नीचे जल्दी में। हाँ बैठो। नमस्कार। आज का सत्र सामाजिक विज्ञान पे आधारित है। अभी कहाँ से आए? जैसे कि आपको पता है, सामाजिक विज्ञान विद्यालय का एक अहम पाठ्यक्रम है। हमारी दुकान खोली है गौरव ने। अन्य विषयों से जुड़ा है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। जब हम इस विषय को बच्चों तक पढ़ाते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों की रुचि को ध्यान रखें, बच्चों की भागीदारी कक्षा में कैसे हो, इसमें हमारा केंद्र बिंदु केंद्रित होना चाहिए। और साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं बच्चे अपने जीवन से जोड़ने का कोशिश करें। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय पेडागॉजी पे हमारा फोकस होना चाहिए। आप सभी कोशिश कर रहे होंगे कि आपका विषय बाल यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इस अप्रोच को हम कैसे अपनी कक्षा में दिन प्रतिदिन इसको ले आए, इसके लिए मैं आपको कुछ विधि के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। जैसे जब भी पाठ आप पढ़ाएं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों की भागीदारी प्रश्नों के द्वारा कैसे हम प्रोत्साहित करें। दूसरा, क्विज के माध्यम से भी आप बच्चों को पाठ रुचिकारक बना सकते हैं। तीसरा, मिक्स्ड ग्रुप फॉर्मेशन एक विधि है जहां बच्चों को ग्रुप में आप वर्गित कर सकते हैं और उनसे एक विषय दे दीजिए ताकि वो आपस में चर्चा करें। इससे सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं बच्चे बड़े ही साधारण तरीके से समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का एक अहम स्थान विद्यालय शिक्षा में इसलिए भी है क्योंकि ये बच्चों में मानवीय मूल्य लाने का प्रयास करता है, जैसे विशिष्ट आवश्यकता वालों बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। इसी तरह से समाज के जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी कैसे अपने हर कार्य में शामिल कराने की कोशिश करता है, संवेदनशीलता भी लाता है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के प्रति भी संवेदनशीलता लाने की कोशिश करता है। कई ऐसे पाठ हमारे इस विषय से जुड़े हैं जो आप पढ़ाते समय ऐसी भावना बच्चों को कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस विषय को कैसे रुचिकारक बनाएं इसकी चर्चा करें और इस विषय के कई उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पे पहले हम चर्चा करें और फिर विषय इसको कैसे रुचिकारक बनाएं इसकी समझ बनाने के लिए आपको सूत्रों के माध्यम से बताने की कोशिश करें। तो चलिए हम पहले आपको उद्देश्यों के बारे में बताएं। पहला उद्देश्य विषय की प्रासंगिकता को समझना, विषय वस्तु का वर्गीकरण करना, किसी भी घटना के कारण और परिणाम को तथ्यों से एकत्रित करके समझना, विविधता में एकता जैसे अवधारणाओं को समझना, प्रकृति और सामाजिक घटनाओं को समझने में दृष्टिकोण की बहुलता को विकसित करना, संसाधनों की विविधता की सराहना करने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना, वैश्वीकरण के प्रति परिचय बताना, सामाजिक और मानवीय आपदाओं को दूर करने के तरीके विकसित करने की समझ बनाना। $5 लाख तो बिक जाएगा, 5 लाख तो बिक जाएगा।
आज यहाँ तो दूध दही मिला दूंगा, ठंडा कर दो, हाँ कर दो, गरम कर लो। कर ला। चाय टेस्ट में अच्छा हो जाए। पानी डालो तुम्हें, डाल दो। दूध नहीं लेंगे? कभी नहीं दो, अच्छा कल पी लेगा, मैंने तो था ना। मैं कभी नहीं पी। गिरा मत ले लो मोबाइल। मंजीत को फोन मेरे पास आ दो, चाचा गाड़ी चालू हुई, मैंने भी है बेटा पापा आपस में नहीं बोले बिजनेस की नहीं हुई, बहन बड़ी जी इसकी नहीं, मैं ये चोर में की रहा हूँ, फैला रहा हूँ ऐसा, वो घर में बता नहीं सकूँ मैं। वो इनसे भाई दादा से नहीं की रही, भाई साहब से नहीं की रही, वहाँ डेंग रहा हूँ वो कभी निकाल बैठे यार, सही नहीं ऐसी गाड़ी नहीं है, और वो पलट पड़े नहीं कछु। संजन करे उनके भी अंदर भाई बाइक पीछे पड़े रहा हाथ धो के। नहीं जी मैं दोस्तों तो जैकेट तो से मैंने ये चलन नहीं है, अपनी प्राण है, अपनी ये तो कहना सही बदली क्यों, बिल्कुल मतलब मेरी पसंद से बता दो ना जगह ना, मेरी बाबा जी मना कर रही और गाड़ी घोड़ा लेंगे मुझे दे दो तो है नहीं भाई। चल यार मान बोले भाई चाची की गाड़ी घेरे पड़ भाई, एक गाड़ी बात आ रही का उसी का गाड़ी बर्बाद की दूसरी गाड़ी ले जाएंगे, 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे। वो खड़ा वहाँ चल शेष करवा जाऊँ जी भी कह रही भाभी भी का है यार, ओल कंबल ओढ़ के कंबल सो जा, बात बात तक कितना काम पड़ रहे बात सो जा, पल्ले नहीं पड़ा मैं कहा पल्ले नहीं पड़ा सो जा ओढ़ के करे हो करने वाले।
परसों के यहाँ भाभी बात ले बेचारी की, न? परसों के यहाँ भाभी बात लेके कौन वो मुकेश नहीं पड़ी उनसे कजू किया कि नहीं काम नहीं वो चीज उनने देखा ही देखिए क्या भैया भाभी को तो परवाही नहीं, सोचे है कि सही काम नहीं और जी कर लेंगे, कुछ देख ही नहीं मुझे वैसे कपड़ों का नहीं पड़ा। हाँ ठीक है। अरे क्या है ये, अगर तुम चारों दिन नहीं होती तो बताओ कैसे काम हो जो भाभी को। छः सात जने आए थे मंजीत बबू लेके। कब गई कल 6-7 जने आए थे, 3-4 मोड़ आए थे, 3-4 छोटे मोड़ ने 50-50 को लिखा पड़ा भाई साहब ने तिलक करके, और वे सब घर वालों पूरे में 20-20 रुपया को लिखा पड़ेगा लेगा। तो बहन के 6-7 जने थे तो बहन के रेस्टोरेंट को खाना मुझसे नहीं बनेगा बने मेरा में तो पूजा भाभी बुलाओ, मामी की बहू है तो उसको जी ने पूजा बुलाओ, दोबारा खाना बनाओ और पत्तलों में खाना पड़ता है, बर्तन माने बस की नहीं थे पत्तलों बर्तन मेरा बेकार नहीं हुआ भाई डांस देखो क्या कर रही सही मेरे की लड़ी जो है ऐसे जी बात पहुंच रहा है मैं कहीं तो मंडी से अपन मेसरी और बाग ढंगने सीख जाए। पहले मैंने कही थी मंजीत से, दीदी कह रही थी भैया बस समझा दे बा मंजीत, तो मंजीत कह लो जी कह रही मंजीत से कह रही मंजीत ने कह रही बात समझा रहा कि अच्छा व्यवहार करना मम्मी जी से अच्छा करना, भाभी कैसी भी करे अपन कोई मतलब नहीं, भाभी की ना रंग भी बता दवा थोड़े बहुत भाई बहू है मंजीत ने, अपन ऐसा नहीं करना, लेकिन सबसे मान सम्मान से बोलना बात कर कह गई मम्मी जी को चाबी दे देना गोदरेज की बहू मंजीत से कह गई। वैसे तो बाग मम्मी पापा समझदार है तो भाभी समझदार ही होगी। जाओ जीजा वो बहनों को बहन हाँ जीजा को जा मैये बाप से तो जा कछु लगाव है ही नहीं जाए, वे तो अच्छे हैं, अच्छी शिक्षा भी दें माने नहीं भैया समझा परेशान तुम्हें देखूं तो मैये बाप देखूं बेने यहीं सबरी 420 भाभी तो थी, भाभी अभी दोनों मिल कर लेती, ऐसी भी आएंगी हो जाएगी भाभी। नहीं बहू थोड़ा बहुत करती मिल के, मतलब थोड़ा बहुत परेशान जी का छूत करवाती है, अच्छी होती तो हाँ वो अच्छी नहीं थी। तुम्हारी ठीक तो नहीं आई दूसरे दिन हो गई होगी स्वागत के दूसरे तीसरा कब है वो तुमने कहा हमारा साथ वो कहा वो रानी अंदर वो तो कौन है रानी का पता, रानी की नहीं पता होगी, ऐसे नहीं पता बहुत पता हो तुम खुद ने कही जवाब
रानी थोड़ी करो तो ऐसा एक साथ भी ऐसी बात की बात है वो तुम करो वो तो नई शादी की सालगिरह पे करो। अच्छा हाँ पिछली साल। ये कोई है पहली बात की बात है मेरी तो है कि रानी की नहीं है जगह रही। दोनों भारत की देखी एक आध दिन के अंदर ठीक है। दूध दे भेजा दूध खाओ आप ही। ऐसे ही कपड़े पटक दिए अद्दू ने, है ना। दूध 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 वंडरफुल दूध पी सकते हैं रोज गिलास फुल दूध दूध दूध। गर्मी में डाल दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। और अद्दू और आइस क्या बोलते हैं? दूध पियो डेली लाइफ, रहोगे तुम फिट एंड फाइन। दूध पी सकते हैं रोज गिलास फुल दूध 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 वंडरफुल दूध अमूल कूल। क्या कर रहा हो पागल? पानी कहाँ से आ रहा है? देखी थोड़ी होगी आज वाले ना। नहीं देखी 4 बजे तक फोन लगा उठाओ नहीं 5 बजे दुकान पे ही रहो। भाई साहब वो नहीं सोला है उस्ताद तो भाई उसका सही 5 बजे फिर उठाओ मैं ना जा भैया मैं दुकान पे बैठो पहले सो नहीं रहा मैं नहीं सो पहले भाई साहब के साथ जाई तो दिक्कत है अब मैं कल ही आऊंगा तो अरे बाबा भैया कह रहा है अब तो भोपाल वाले शोरूम में ले जाए भैया बाल बनाएंगे कल नहीं तो परसों परसों कराओ कल खा के देखो परसों कराओ समझे वो नहीं आज समझ में वो उस्ताद आओ बाल वाले गोलू बता रहा हूँ मान वो सुनील से बात करी मामा बिल्कुल जेई की जे कंडीशन थी उसके यहाँ एक स्कॉर्पियो वो कोई क्वाइल बता रहा हूँ जो डीजल सप्लाई वाली ड्राइविंग कंपनी वही तो हो रहा हो डीजल कम ज्यादा तो आ रहा हो वहाँ पर तो फिर लगे वो वही कि नसोबा तुम मैकेनिक की आज सुनील से बात कराओगे कि कुल 350 रुपये की है अगर वो ही हुई तो फिर
और के लिए वही हो सकती के लिए सुनील भी एक गाड़ी 15 दिन परेशान हुआ था तब जाके। डीजल बोल तो होगा वहाँ पर में आए कुछ देर बंद हो जाओ। हाँ तो के लिए वो अगर डीजल बंद हो रहा हो जाओ तो वो तो वहीं से हो जाओ। भाई देखते तो वो डीजल फिल्टर खोलो, डीजल ऊपर फिल्टर को ढक्कन जो अपन हवा भरे हैं वहाँ को 7,500 रुपये। तो मैंने वहाँ पंप नहीं लगवा दो ऑटो वाले से, केवल वो ढक्कन 7,500 रुपये। भगवान करो एक वाले ही हो 350 रुपया की। वही तो हो डीजल आवा स्टार्ट हो जा बंद हो जा आसानी वही होगा वो। मैंने ना यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे तो 3 प्रॉब्लम पता चली। एक वो क्रैंक सेंसर वाली, एक ECM वाली और डाल एक दिया वो। डीजल वाली। ट्रेन सेंसर डाल दिया। वो ACM वाली तो बहुत पहले से है ही उसमें, उससे कोई दिक्कत। ट्रेन के अपने टेप के अलग पूरी बाहर निकाल पटक दे। वायर के टेप निकाल के पटक दे, के टेप के बाहर निकाल के पटक दे, निकल गई टेप के बाहर निकाल के पटक दे। टेप के बाहर निकाल दे भाई कह रहा हूँ ना मैं। टेप टेप जो बजे वाके वायर के टेप निकाल दे, ऐसा बोलना वो चाहिए। वाले टेप नहीं, वो उसकी कह रहा है साउंड वाला टेप, टच करने वाला वो नहीं ना, उसको टेप बोल रहा है, वो टेप। झपट लपेट वाले टेप बोल रहे हैं जा रही ना मोड़ ले। सही को गलत कर रही मम्मी। ए बनिया तू देख ले तुझे करिया बहुत हो गई तेरी। उसको भी टेप ही बोलते हैं। उसे टेप बोलते हैं, उसे टेप बोलते। चल तू रहने दे। जी कैसे सोया देखो। जो गजाई कहाँ जा रही तेरी आड़ी जोड़ी लंबी करे कि थोड़ी कौन सा की? सो रहा जो वो कछुए जैसे सो रहा। हाँ घर हाँ आज दो नहीं बढ़िया खड़ी है एक तरफ पे लाइट देख लीजिए इसकी इच्छा। हाँ हाँ जो पानी का फैला यार, पुट्ठो गीले पड़े हैं। कहाँ तू हैं? पानी पानी सुबह का ही पड़ा। तो बात पहुँच के बिस्तर करना था ना का तू। पड़ा। क्यों पागल है मेरे का? नहीं तो उसको पहुँच के बिस्तर करना था ना तुझको। जब ऐसे पता पानी पड़ा पहुंच देता उसे। चिल्ला क्यों रहा भैया तू? ऐसे मैं बिस्तर कर दे तुम पगला है। पानी साइड में है ना, लेकिन उस पे थोड़ी होगा, यहाँ होगा साइड में। तू अच्छा बाहर पहुँच दे दो। हे भगवान और हु भगवान। वॉशिंग मशीन वाले को करना चाहिए था वो तो, और उसके चक्कर में कुछ नहीं पड़ रही। कोई नहीं, ये पूछ रहा देख रही हो, मैं आपसे कह रहा हूँ वॉशिंग मशीन वाले को करना चाहिए था, उसके चक्कर में मुझे सुननी पड़ रही। और सुना तू रहा, तू इतनी देते चिल्ला के तो मजा लज्जा लज्जा क्यों रहा है? लज्जा क्यों रहा है? लज्जा क्यों रहा है? चुप रहे मुंह मत करो। पापा लज्जा क्यों रहा है? कान मत फोड़ यार। काय बागे कान फोड़वे पे तो लो तू। इस कान फूट जाएंगे। ये इतनी देते चिल्लाता, उसमें उसके कान नहीं फूटेंगे। मेरे जरा से कुछ बोलने में कान फूट जाएंगे। तू तो कान में फोड़ रहा। आदू मत कर, आदू मत कर, आदू। लज्जा क्यों रहा? लज्जा क्यों रहा है? तू लजा रहा। लजाओ लजाओ ठीक है।
दूध 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 वंडरफुल दूध पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध 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 वंडरफुल दूध। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। रहोगे तुम फिट एंड फाइन। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 99 ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कैसा? पहले नहीं, जब अपनी शादी में नहीं गए थे उससे पढ़ते पहले। समय नींद आ रहा है जी, कह रहा हूँ। मेरे को बोलने दे, तू मत बोल। मैं रात को बुक पढ़ के सोता था, है ना, और बुक पढ़ता रहता था तो मेरे को नींद नहीं आती थी। जब मेरी इच्छा होती थी बुक पढ़ के बंद करके सो जाता था। लगभग 4-5 दिन से बुक पढ़ी नहीं थी, है ना, उधर पे। तो यहाँ पे मैं बुक पढ़ता हूँ तो नींद आ जाती एक आध पेज ही पढ़ता हूँ और नींद आ जाती है। मन हट गया ना था उससे, इसलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं। तो आप इसे कह रही है, इसे कैसे कहते हैं? जो काम बंद करना छोड़ देते हैं उससे मन हट जाता है, इसे वो कहते हैं। हो गई हैं? ये भाई हाँ हो गई। पापा आयुष लग जा रहा है, आयुष लग जा रहा है। लज्जा रहा है, कह रहा नगद मांग रहा है, जो कह रहा लज्जा रहा है। आई नगद लग जा रहा है। और क्या नया वर्ड। तो कितनी हंसी आ रही है। ऐसे ही वो भाभी एक बात कौन सी बात पे इतनी हंस रही, इतनी हंसी, इतनी जोर जोर से हंसी। वो भाई साहब कहें जाए काय की हंसी आ रही, मैं भी कहूँ भाभी तुम्हें काय की हंसी आ रही। और फिर इनके दांत हिट वही लगे, इधर से दांत की छेटी दिख रही है, उनके ऐसे दांत हैंगे ना इधर से अजीब से। वैसे भी ऐसे ही अजीब से। हंसने टिकी बंद ही नहीं हो रही। बल्कि मैं कह भी रही भाभी काय की हंसी। गाड़ी की चिका भूगोल सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत शामिल है। यह एक ऐसा विषय है जिसकी विषय सामग्री का लगभग 50% प्राकृतिक विज्ञान विषयों से लिया गया है। भूगोल प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय को जोड़ने का काम करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है। कभी कभी अध्यापकों के सामने एक चुनौती होती है कि इस विषय में विद्यार्थियों के लिए कैसी उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे तथ्यों के साथ त्रुटिपरक छेड़छाड़ भी न हो और उनका अत्यधिक सरलीकरण भी न हो। इस मॉड्यूल में अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया गया है, जो विद्यार्थियों को भूगोल के एक आधारभूत सिद्धांत लोकेशन या स्थिति को समझने में मदद करता है। इस मॉड्यूल में ढेर सारी विद्यार्थी केंद्रित क्रियाकलाप भी समाहित किए गए हैं, जो अध्ययन अध्यापन में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाते हैं और आनंदप्रद और रुचिपूर्ण शैक्षिक वातावरण बनाने में सहयोग देते हैं। मॉड्यूल में विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी पठन पाठन के साथ पूरी तरह से समाहित है। बहुविकल्पीय प्रश्न, क्विज या अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे वे भारत के किसी भी भाग या अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों को स्कूल भुवन NCERT पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों में ढूंढकर उनकी स्थिति जान सकते हैं। वे ऐसे कारणों का भी विश्लेषण कर सकते हैं कि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्र से भिन्न क्यों है। शोध अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि जब विद्यार्थियों को अपने चारों ओर के वातावरण की खोजबीन करने का अवसर दिया जाता है तो उनकी उच्च कौशल क्षमता में वृद्धि होती है या उनका विकास किया जा सकता है। यह मॉड्यूल यह सुझाव देता है कि बच्चों को अपने आप ग्लोब को एक्सप्लोर करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक एक फैसिलिटेटर की तरह इसमें मदद कर सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों की विषय के प्रति रुचि और उत्सुकता बढ़ाने के लिए उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ हम लोग ग्लोब पर कहाँ रहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा
कि ज़्यादातर विद्यार्थी यह कह सकते हैं कि ग्लोब के अंदर, और तब आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर विषयक शिक्षण विधि को अपनाते हुए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझाना होगा, जिससे विद्यार्थी को इस प्रश्न का उत्तर समझने में सहायता मिलेगी। इस मॉड्यूल को सरल और रोचक बनाने की कोशिश की गई है। बहुत सी विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां इसमें शामिल की गई हैं। हमारा मंतव्य है कि विद्यार्थियों में आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए हमें उत्कृष्ट तथा प्रभावशाली शिक्षण विधियों को अपनाना है तथा उनका विकास करना है। विषय है अक्षांश तथा देशांतर। हमें विद्यार्थियों को बताना है कि ग्लोब पर दिखाई जाने वाली अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं और जिनकी सहायता से पृथ्वी के किसी भी भाग की स्थिति या लोकेशन को जाना जा सकता है। हमें विद्यार्थियों को ग्लोब को अपने आप देखने परखने का अवसर देना चाहिए। उनसे पूछिए कि ग्लोब पर वे क्या देख रहे हैं, ग्लोब पर कितने तरह की रेखाएं हैं। विद्यार्थियों को उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को समझने में मदद करें। उनसे पूछें कि ग्लोब पर कितने तरह की रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गई हैं और कुछ रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर गई हैं। उनसे कहिए कि वो इन रेखाओं पर अपने हाथ फिराएं, उंगलियां फिराएं और इनमें एक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर गई है, वो कौन सी रेखा है जो पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त या इक्वेटर। और ये दो भाग हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उनसे कहिए ये रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व की ओर गई हैं, ये एक दूसरे को अनेक स्थानों पे काटती हैं। इनमें से कौन सी ऐसी रेखा है जो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व एक दूसरे को काटती है और जहां 0 डिग्री लिखा हुआ है। बच्चों से कहें कि वो जोर जोर से इनको पढ़ें। 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 15 डिग्री पश्चिम। इससे बच्चों को इन रेखाओं को पढ़ने में मदद मिलेगी। पूरब से पश्चिम दिशाओं का भी ज्ञान होगा और ऐसे सिंबल्स जो भूगोल में प्रयोग किए जाते हैं उनकी भी जानकारी उनको होगी। विद्यार्थियों से कहें कि इस विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में जो समानांतर वृत्त हैं उनको किसी रस्सी, टेप या धागे से मापें और बताएं कि उनकी लंबाई कितनी है। बच्चे स्वयं उसको अपने आप नापेंगे और उनकी लंबाई को किसी नोट शीट पर अंकित करते जाएंगे। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वृत्त बड़ा है या कौन सा वृत्त छोटा है। इस तरह से विद्यार्थियों को पठन पाठन की प्रक्रिया में सम्मिलित करके एक रुचिपूर्ण और आनंदप्रद शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है।
आइए अब हम इतिहास शिक्षण पे चर्चा करें। कैसे इसको रुचिपूर्वक पढ़ाया जाए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी। ये मेरे अपने ही अनुभव से जुड़ा है। आपको पता है इतिहास को हम कैसे जानते हैं? इतिहास को तथ्यों के आधार पे जानते हैं। तथ्य कैसे होते हैं? प्राथमिक तथा द्वितीय, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन दोनों का समावेश करके विषय को पढ़ाने की आवश्यकता है। आपने अपने पाठ्यपुस्तक में देखा होगा कि इसकी चर्चा की जाती है, क्योंकि न तो आप थे न तो मैं थी उस काल को समझने के लिए। तो चलिए हम कुछ तथ्यों के बारे में बातचीत करें। प्राथमिक तथ्य उस समय से जुड़ा होता है, जैसे कि सिक्के, जिसको हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। इन सिक्कों से हमें उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, कुछ राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है और हमें व्यापार के बारे में भी पता चलता है। इसलिए इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी। आपके पास सिक्के होंगे, उन सिक्कों को देखिए और आप खुद समझ सकते हैं कि सिक्के कितने अहम होते हैं और इतिहास को समझने के लिए एक अहम तथ्य हैं। दूसरा तथ्य हमारा है यानी साहित्य। साहित्य भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये लेखक की अपनी सोच से लिखा होता है। कई लेखक समाज के बारे में लिखते हैं, कई उस वंश के बारे में लिखते हैं, यानी उस राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखते हैं। साहित्य कई प्रकार का होता है, कुछ समाज से जुड़ा होता है, कुछ साहित्य से जुड़ा होता है और कुछ राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा होता है। तो ये भिन्न प्रकार के साहित्य हमें उस काल के बारे में बताते हैं। इसी से जुड़ा एक और हमारा साहित्य है, साहित्य कहिए या इसको लिटरेरी अकाउंट्स कहिए या ट्रैवल अकाउंट्स कहिए। ट्रैवल अकाउंट्स वो साहित्य होते हैं जो किसी विदेशी, जब वो हमारे भारतवर्ष में आते हैं तो वो उसके बारे में लिखते हैं। आपने फाहियान, ह्यून सैंग, बर्नियर, ट्रेविनियर ऐसे कई ट्रैवल अकाउंट्स पढ़े होंगे। इनको पढ़ने में आनंद इसलिए भी आता है क्योंकि इन लोगों ने समाज के बारे में क्या लिखा, इसके बारे में आपको पता चलता है। आपको ये तय करने की आवश्यकता है कि एक तथ्य से आप उस समय को नहीं जान सकते। आपको अन्य तथ्यों को मिलाकर उस समय के बारे में सही दृष्टिकोण लाने का प्रयास करना चाहिए। ये अपने में एक अहम शोध कार्य है और आप के करते होंगे, करने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ आप आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी पुरातत्व की से जुड़ा इमारतों को भी देखिए, क्योंकि ये समय के बारे में बताते हैं और ये भी हमें बताते हैं कि उस वक़्त लोग कैसे रहते थे। समाज में आपने देखा होगा कि कई वर्ग होता है और हर वर्ग का एक प्रतीक होता है। तो इस तरह से इमारत ऐतिहासिक होते हैं जो हमें उस समय के बारे में बताते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रयोग की गई ये हमें बताते हैं। इससे विज्ञान और तकनीक की भी हमें जानकारी मिलती है। तो आपने देखा इतिहास कितना रुचिकारक बन सकता है। आप अतीत और आज के युग में तालमेल अच्छे तरह बैठा सकते हैं अगर आपको तथ्यों की सही जानकारी हो। तथ्यों का विश्लेषण करना भी उतना ही आवश्यक है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग इन द एनालिसिस ऑफ सोर्सेस। यानी जब भी हम कोई तथ्य को पढ़ते हैं तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि किस समय से जुड़ा है, क्या ये समाज की सही पूरी बातें बता देता है, क्या हमें और पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्या जब ये सवाल बच्चे करें तो क्या इतिहास रुचिकारक नहीं हो सकता है। तो तथ्यों पे आधारित विषय को हम सही ढंग से पढ़ाएं तो बच्चों को आनंद आता है। कई बार कुछ प्राकृतिक आपदा जो घटी होती है उसका निवारण भी हमारे ऐतिहासिक काल में हुआ होता है। तो हमें एक शिक्षा मिलती है, इस प्राकृतिक आपदा को
हमने कैसे सुलझाया, ये चीज़ अगर हम पढ़ लेते हैं तो आज के संदर्भ में जो भी आपदा आती है वो हमें सिखाती है और उस पे भी हम और खोज करके बेहतर ढंग से समझने का कोशिश कर सकते हैं। तो क्या इस विधि से और तथ्यों को सही समावेश करके इतिहास को रुचिकारक नहीं बना सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।
नमस्कार। इतिहास शिक्षण को कैसे और रुचिपूर्वक ढंग से पढ़ाया जा सके, इसके लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता है। आइए आज हम आपको कुछ तथ्य दिखाएंगे जिसको सम्मिलित करके आप विषय को रुचिपूर्वक पढ़ा सकते हैं। सबसे पहला हम दिखाएंगे आपको कुछ स्टैम्प्स। स्टैम्प्स आपने देखा होगा कितने रुचिपूर्वक होते हैं और बच्चे कितने आनंदित होते हैं उसको एकत्रित करने में। तो मैं आपको एक मिसाल के रूप में गांधी जी से संबंधित कुछ स्टैम्प्स दिखाने की कोशिश करूंगी। इसको देखिए, ये स्टैम्प्स जो मैंने लिया है ये पोस्ट ऑफिस से लिया है और ये गांधी जी के जीवन से संबंधित है। इसी तरह आप ऐसे स्टैम्प्स इकट्ठा कर सकते हैं कई विषयों के ऊपर, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों के ऊपर। बच्चे इसमें रुचि लेते हैं और एक हॉबी की तरह से इसमें आनंदित होते हैं। जैसे फिलैटली आपने सुना होगा और आपके घर में देखा होगा कि बच्चे कैसे इसको इकट्ठा करते हैं, और ये एक अहम सूत्र भी है जिससे हम इतिहास को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आइए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ तथ्यों की चर्चा करें। जैसे अखबार द स्टेट्समैन, आज भी आप इसको पढ़ते होंगे, ये उस समय भी पढ़ा जाता था। इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया जो आप आज पढ़ रहे हैं वो उस समय भी पढ़ा जाता था। अखबार कई प्रकार के थे और ये प्रांतों में भी प्रचलित थे, उन भाषाओं में भी। अब आप देखिए इन अखबारों में जो न्यूज़ आइटम्स हैं 1942 अगस्त क्रांति से जुड़े थे और इन अखबारों में जो घटना दिन प्रतिदिन घटती थी उसका विवरण दिया गया है। इसी तरह दूसरा तथ्य जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं वह है कार्टून। कार्टून एक अच्छा एक्टिविटी है जो आप करा सकते हैं। आप कार्टून को एकत्रित कर सकते हैं और बच्चों से पढ़वाइए कि उस कार्टून में क्या लिखा है। अब आप देखिए ये कार्टून, इस कार्टून में 3 भाषाएं दी गई हैं। बच्चों से पढ़वाइए क्या कहते हैं ये कार्टून, उनसे बनवाने की भी कोशिश करिए। इससे वो विषय में भी आनंद लेंगे और एक ये अच्छा गतिविधि है। तीसरा गतिविधि आप जो करा सकते हैं वे है कि आप उन्हें ऐतिहासिक इमारतों के पास ले जाइए। कई ऐसी इमारत है जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों का नाम दिया गया है। मैं भी कुछ स्थान में खुद गई हूँ, जैसे कि बलिया में गई तो वहाँ मैंने कुछ ऐसे इमारत देखे जहाँ में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज हैं। गाज़ीपुर के पास भी कई ऐसी जगह है जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनसे भी जुड़े इमारतों का भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। हम जब इन इमारतों को दिखाते हैं बच्चों को तो उसमें उनको उस समय की बातें अच्छी तरह समझ आती हैं। कैसे इमारत को हम कंजर्व और प्रिजर्व करें उसके बारे में भी वो जान सकते हैं। एक अच्छा सूत्र है उस समय का जहाँ पे बच्चों ने अपने ही भाषाओं में कई बातें लिखी हैं। स्कूली मैगज़ीन भी छपती थी और हमारे होम पॉलिटिकल फाइल में दिया गया है। इन फाइलों में आपको पता चलेगा कि साहित्य कितना इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा। साहित्य लोगों के अपने भाव को प्रकट करता है कि वो क्या समझते थे उस समय अंग्रेज़ों के शासन के बारे में। इससे अच्छा दूसरा सोर्स है जो आप बच्चों में इतिहास के प्रति रुझान ला सकते हैं, वह है सीक्रेट रेडियो। आज भी आप रेडियो सुनते होंगे, गाना का आनंदित लेते होंगे, खबर भी सुनते होंगे, लेकिन उस समय इस रेडियो को सीक्रेट क्यों कहा जाता है, ये अपने एक में भी एक प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस समय जो भी गतिविधि हमारे स्वतंत्रता सेनानी करते थे उसको इस रेडियो के माध्यम से प्रसार किया जाता था और इनमें कई महिलाएं भी जुड़ी थी और ये एक समय से इसका प्रसार होता था, वो भी फाइलों में दिया गया है और आप बड़ा आनंद लेंगे इनको पढ़ने में कि क्या क्या वो खबर थी। और ये पूरे हमारे भारत प्रांत की खबरों को लोगों तक पहुंचाते थे। हिंदी में भी था, अंग्रेज़ी में भी था और कई ऐसे राष्ट्र गीत जो आप सुनते हैं जैसे वंदे मातरम, उस समय
जब खबर ख़त्म होता था तो वंदे मातरम का गान जरूर होता था। तो आप देखिए कि आपका अपना इतिहास जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है कितना रोचक बन सकता है। मानचित्र जो आप प्रयोग करते हैं भूगोल को समझने के लिए, इतिहास के पढ़ाने में भी ये एक अहम गतिविधि हो सकती है। आप बच्चों को मानचित्र दिखाइए और पता करिए कि इसका ऐतिहासिक इस समय में किस तरह का मानचित्र था और स्थानों का क्या नाम था और आज उस स्थान की आधुनिक नाम क्या है। ये बच्चे बखूबी ढंग से बता सकते हैं, रुझान भी ले सकते हैं और इन जगहों के ऊपर आप एक गतिविधि दे सकते हैं कि आप इस स्थान के बारे में क्या जानते हैं। जानना अपने में पूरा नहीं होगा, बल्कि आप उनको व्यवसाय से भी जोड़िए। तो इतिहास शिक्षण की जो हम कहते हैं इंटरलिंकेजेस, भूगोल, राजनैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से कैसे स्थापित हो सकता है, इस गतिविधि के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे ही आप उस समय के नाटक, यानी उस समय नाटक भी होता था और बड़ा प्रचलन था और लोग इसको बड़े आनंदपूर्व ढंग से देखते थे। नाटकों के माध्यम से लोग अंग्रेज़ी सरकार की निंदा करते थे। तो इन गतिविधि करने से कक्षा में और कक्षा के बाहर आप इतिहास शिक्षण को बहुत ही रोचक बना सकते हैं। सिक्कों के माध्यम से भी आप बच्चों को इतिहास बता सकते हैं। कुछ पुराने कॉइन्स ले सकते हैं, कुछ नए सिक्के ले सकते हैं और बच्चों में तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। इतिहास बहुत ही रोचक हो सकता है, करने की चाह होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल एकत्रित करिए, हर एक विषय में बच्चे आनंद ले सकते हैं। आप खुद करिए, करवाने का प्रयास करिए, मिल के करिए। इतिहास शिक्षण क्यों नहीं रोचक बन सकता है। ये हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। इस चित्र में आपने एक सूची देखी है। जब आप बड़े होते हैं तो आपको अपने स्कूल के बारे में उसका भी इतिहास जानने की आवश्यकता पड़ती है। क्या आपने कभी अपने कक्षा में देखा कि एक छोटी सी सूची है, उस सूची में क्या लिखा है? क्या आपके फ्रेंड्स के बारे में लिखा है या उस स्कूल के बारे में लिखा है? मैंने भी कोशिश किया स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े किसी स्कूल के बारे में पता करने की और मुझे पता चला कि एक ऐसा स्कूल है गाज़ीपुर में जिसका नाम है सिटी पब्लिक स्कूल। इसमें से कई स्वतंत्रता सेनानी जुड़े थे इस स्कूल से और उस स्कूल के बारे में कब प्रारंभ हुआ, कौन कौन लोग पढ़े थे, इसमें आप देख सकते हैं। आप भी बना सकते हैं। शायद आपके आसपास कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसमें ऐसी सूची उपलब्ध है। दूसरा, आपके अपने परिवार में कुछ आपके नाना नानी या कुछ दादा दादी जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं, उनकी आप बीती सुनिए और आपको इतना आनंद आएगा कि इतिहास केवल तथ्यों से जुड़ा नहीं बल्कि मौखिक इतिहास भी है, जो हमें उस समय के बारे में लोगों का की क्या धारणाएं थी, किस तरह से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तथ्यों को एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना, ये इतिहास शिक्षण का एक अहम हिस्सा है और आप कर सकते हैं। तो चलिए आइए मिलजुल करके जो भी विषय पढ़ा रहे हों, सोचिए कौन कौन से तथ्यों को हम एकत्रित कर सकते हैं जिसको हम पेडागॉजी में शामिल करें और उस विषय को अच्छी तरह रुचिपूर्वक पढ़ाएं और बच्चे इसको अपने जीवन से जोड़ें। ये कुछ गतिविधि है जो आप कक्षा में कर सकते हैं और कक्षा के बाहर फील्ड विजिट कर सकते हैं। आजकल कोविड-19 है, तो आप चर्चा करिए अपने फ्रेंड से कि आपके आसपास क्या दिख सकता है। क्या आपने अपने नाना से बातचीत की, उनसे पता करने की कोशिश की कि उन्होंने किसी आंदोलन में अगर भाग लिया है तो उसके ऊपर एक छोटी कविता लिखिए, ऐसे लिखिए। इस तरह से आप एक्टिविटी के माध्यम से इतिहास को रोचक बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सत्र के बाद आप ज़रूर कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। मैं भी शामिल होंगी आपके साथ। नमस्कार।
नमस्कार। आजीविका इकाई को पढ़ाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करने से पहले आइए हम सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन विषय के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है और इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता थी। नागरिक शास्त्र केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह विषय इस तरह लिखा जाना चाहिए था जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। इस समझ के अनुरूप एक नया विषय उभरा, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। इस नए विषय ने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित कर अपने दायरे का विस्तार किया है। अब हम इकाई आजीविका पर चर्चा प्रारंभ करते हैं तथा यह जानेंगे कि इस इकाई को कैसे पढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप जानते हैं कि विद्यार्थी अपने घरों में, विद्यालय के रास्ते में तथा विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अनुभवों से जुड़े होते हैं। जब वे किशोरावस्था में होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके माता पिता विभिन्न व्यवसायों में लगे होते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनके माता पिता काम पर कैसे जाते हैं और उनके कार्य की क्या प्रकृति है इत्यादि। इस इकाई में विद्यार्थी जानेंगे कि उनके मित्र और उनके माता पिता इत्यादि विभिन्न प्रकार के कार्यों के संपर्क में कैसे आते हैं। आजीविका को हम 2 अध्यायों में पढ़ते हैं, एक ग्रामीण, दूसरा शहरी। इस इकाई को समझने से उनको पता लगेगा कि मजदूरी क्या है, लाभ क्या है, व्यवसाय क्या है, उद्योग क्या है, कृषि क्या है और सेवा क्या है इत्यादि। साथ ही उन्हें यह भी पता लगेगा कि कार्य की प्रकृति क्या है, कार्य की चुनौतियां क्या हैं, नियत कार्य क्या है, अनियत कार्य क्या है, सरकारी नौकरी क्या है और प्राइवेट नौकरी क्या है इत्यादि। यह इकाई अर्थशास्त्र विषय की एक अनिवार्य भूमिका भी है। अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन एक अनिवार्य अवधारणा है। इस इकाई में श्रम विभाजन की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। आजीविका इकाई विद्यार्थियों में मूल्यों को विकसित करने के लिए अति आवश्यक इकाई है। उदाहरणार्थ, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ लोग नियत कार्य करते हैं, कुछ अनियत कार्य करते हैं, कुछ लोग अधिक कमाते हैं, कुछ अनियत तथा कम कमाते हैं। आजीविका टॉपिक के द्वारा विद्यार्थी सभी व्यवसायों के लिए आदर करना सीखते हैं। आप जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर इकाइयाँ विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित नहीं होती हैं। यद्यपि यह इकाई इस विचार के एकदम उलट है। जब विद्यार्थी विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों से बातचीत करते हैं तो वे संवाद कौशल सीखते हैं। जब विद्यार्थी लघु सर्वे करते हैं तो वे दूसरे विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं तथा उनके माता पिता के व्यवसायों के बारे में पूछताछ करके स्पष्ट रूप से अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। इस प्रकार उनमें अवलोकन कौशल और संवाद कौशल का विकास होता है। साथ ही वे अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों का आदर करना भी प्रारंभ करते हैं।
नमस्कार। इस वीडियो में आज हम इकाई आजीविका को पढ़ाने के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तथा यह जानेंगे कि इस इकाई को कैसे पढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से समझ सकें। मेरा ये अनुभव रहा है कि बहुत सारे शिक्षकगण इस इकाई को पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। यद्यपि मैं इस इकाई को पढ़ाने के लिए एक विशेष तरीके को प्रधानता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं 3 गतिविधियाँ कराती हूँ। आइए पहली गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि विद्यार्थी कार्टून और विभिन्न प्रकार के चलचित्र इत्यादि देखना पसंद करते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि उन्हें विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के चित्र यानी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को करते हुए व्यक्तियों के चित्र दिखाती हूँ। अगर आपके पास चित्र नहीं है तो आप मैगज़ीन में से इस तरह के चित्र काटकर कक्षा में ला सकते हैं तथा उन्हें विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं तथा उन पर चर्चा कर सकते हैं। जब आप उन्हें चित्र दिखाएं तब उनमें से एक विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पर आकर विभिन्न व्यवसायों की सूची बनवा सकते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं तो हो सकता है कि वो इन व्यवसायों के स्थानीय नाम बताएं। अब आप उन्हें स्थानीय नामों की सूची बनाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। आप उनसे इन व्यवसायों की विभिन्न भाषाओं में बोलचाल वाले नामों की सूची बनवा सकते हैं। आप विद्यार्थियों से नाम बताने को कह सकते हैं और एक विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। इस प्रकार इस तरीके से बहुत सारी चर्चा हो जाती है क्योंकि विद्यार्थी एक व्यवसाय विशेष के नाम से सहमत नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि हमारा भारत देश विविधताओं से भरा देश है और एक व्यवसाय के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मेरा विभिन्न राज्यों में यह अनुभव रहा है कि कृषि श्रमिक को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार भेड़ पालन को भी विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जब आप कक्षा में यह सूची दिखाते हैं तो कक्षा में नाम को लेकर बहुत वाद विवाद हो जाता है। मैं यह गतिविधि इसलिए कराती हूँ क्योंकि विद्यार्थी चित्रों के माध्यम से आजीविका से संबंधित विचारों को अधिक देर तक बनाए रखते हैं। आइए अब हम दूसरी गतिविधि के बारे में बात करते हैं। मैं विद्यार्थियों से एक सूक्ष्म गृह कार्य करने को कहती हूँ। मैं उन्हें एक व्यवसाय विशेष का अवलोकन करने को कहती हूँ, चाहे वो सड़क किनारे विक्रेता हो, सैलून हो, ड्राई क्लीनर हो, वो कोई भी व्यवसाय जिसमें विद्यार्थी घर के आसपास संपर्क में आते हैं, उनसे कहा जा सकता है कि वो इस व्यवसाय को चित्र के माध्यम से दर्शाएं तथा उसमें रंग भरें तथा फिर कक्षा में लेकर आएं। प्रत्येक विद्यार्थी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय की चित्रकला लेकर आएगा। एक शिक्षक के रूप में मैं क्या करती हूँ कि मैं एक चार्ट पेपर पर 5 से 6 कोलाज बनाती हूँ तथा चार्ट को कक्षा की दीवार पर चिपका देती हूँ। विद्यार्थी अपने द्वारा बनाई गई चित्रकला को कक्षा में प्रदर्शित होते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर एक व्यवसाय से संबंधित चित्रकला को मैं दिखाती हूँ तो विद्यार्थी स्वयं उसे समझाना शुरू कर देते हैं। वो बताना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने इसे कैसे बनाया, कहाँ देखा, इसका अवलोकन किसने किया, किसका अवलोकन किया। चित्र बनाने में अगर कुछ कठिनाइयाँ आईं तो इनके बारे में भी वो बताते हैं इत्यादि। इस प्रकार विद्यार्थियों ने जिस व्यक्ति का अवलोकन करके चित्र बनाया उनमें उसके लिए आदर का भाव आने लगता है। यही कारण है कि बच्चों को उनके घरों के आसपास होने वाले व्यवसाय के बारे में चित्र बनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। आइए अब हम तीसरी गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी गतिविधि अति महत्वपूर्ण है। आप कुछ प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। आप
विद्यार्थियों से एक लघु सर्वेक्षण करने को कह सकते हैं। विद्यार्थी इन प्रश्नों को लेकर अपनी नोटबुक में लिखकर घर आकर अपने माता पिता, दादा दादी या अन्य उपलब्ध लोगों से बातचीत करते हैं। वो अपने पड़ोसियों से भी बातचीत कर सकते हैं। 1, 2 या 3 व्यक्तियों से वे इन प्रश्नों को पूछकर विवरण को एकत्रित कर सकते हैं। इस सर्वेक्षण में उदाहरण के लिए इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। आपके व्यवसाय का क्या नाम है? आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? आपके कार्य की क्या समयावधि है? आप कितना और क्या कार्य करते हैं? आपको कार्य के लिए कितने समय यात्रा करनी पड़ती है? बहुत सारे माता पिताओं को कार्य के लिए 3 से 4 घंटे की यात्रा प्रतिदिन करनी पड़ती है। इस प्रकार यह सब विवरण एकत्रित करके विद्यार्थी कक्षा में आते हैं तो एक जीवंत चर्चा होती है। अगर आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो उन्हें 5 से 6 के समूहों में विभाजित करके आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें आंकड़ों को संक्षेप में बताने को कह सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी आंकड़ों को संक्षेप में प्रदर्शित करना सीख जाते हैं। आप उन्हें एक नमूना भी दे सकते हैं कि किस तरह एकत्रित आंकड़ों को संक्षिप्त करके प्रदर्शित किया जा सकता है। वे उसे कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, 6 समूह अपने सर्वेक्षण को जब संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं तो कक्षा में बहुत चर्चा होती है। उदाहरण के लिए वो जानेंगे कि विभिन्न लोगों का वेतन भिन्न क्यों होता है, लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं, क्यों वे प्राइवेट क्षेत्र से अधिक वेतन पाते हैं, सड़क किनारे विक्रेता की तुलना में बाजार में विक्रेता क्यों अधिक कमाते हैं, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा वेतन कम क्यों मिलता है जबकि वे समान कार्य करती हैं। विद्यार्थी ये भी जानेंगे कि अन्य प्रथाएं क्या हैं, इन व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में कौन सी चुनौतियां हैं। इस तरह से आप गतिविधि को और गतिशील बना सकते हैं। विद्यार्थी सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में आंकड़ों को कक्षा में लाते हैं। इससे उन्हें आजीविका टॉपिक को और अच्छी तरह समझने में सहायता मिलती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।